नमस्कार सर। आपका एबीसी में इंटरव्यू किया था। अरे हाँ, ये हमारे यहाँ एंकर आ गए, अब ये चलेंगे आपका। क्या हाल चाल है? वही सब बच्चों का भी दिखा रहे थे, उनके लिए लेके आए। आइए। नारी नारी शक्ति तो बहुत जरूरी है। आइए, ये उमेंद्र जी आइए, ये आपके लिए पकड़ी सब एकदम मतलब एकदम हमारे थिएटर जिंदाबाद। से मेरी मुलाकात बहुत पुरानी है और फिल्मों, टेलीविजन सीरियल, गेम फिल्म, उसके अलावा सबसे बड़ा जो है थिएटर का बहुत बड़ा बैकग्राउंड। सर एनर्जी पास आउट है और इनका एक फूलों पे है लेखन स्वामी विवेकानंद पुनर्पाठ, तो वो कमाल का प्ले है। कई जगह शो हो चुके हैं। इंदौर में व्यास जी के अभी आपने साइड किया था ना, व्यास ने किया नहीं, इंदौर का भी नहीं उज्जैन में किया था, नहीं किया था इसके काफी सारे शो हो चुके हैं और बहुत से समझिए मार्वलस है, जबरदस्त है। तो और सीता का तो लगा भाई तो अच्छा बैकग्राउंड है सर, जो है बहुत अच्छा समझिए राइटर भी है। ये इनकी पुस्तक आप सभी लोगों ने लगभग पढ़ी होगी। उसके अलावा सर एक नई पुस्तक लिख रहे हैं, अभिनय अभिनेता और अध्यात्म। तो आज हम लोग सौभाग्य है अनुगति का काम करेगा कि हमारे बीच में है। हमारे एक निमंत्रण पे, एक कहने पे उन्होंने तुरंत जो है स्वीकार किया और वहां से अपना अमूल्य समय निकाल के यहाँ आए। तो इनका तालियों के साथ सुझाव बहुमूल्य अनुभव हम लोगों को सुनने को आज मिलेंगे और आप लोगों के में कुछ जिज्ञासा हो वो भी बात है। पेट्रोमैक्स लाइट और लालटेन रिहर्सल करते थे। जितने एक्टर होते थे सब अपने अपने घर से एक एक लालटेन लेके आते थे, एक लालटेन। स्कूल में जाते थे, पहुंचते थे, ये 10 लालटेन हो जाता था। 10 लालटेन की रोशनी आप समझ सकते हैं किस तरह से। तो वो हम लोग है क्या थिएटर हमको जो सिखलाता है कि सबसे बड़ी चीज डाउन टू अर्थ काम करना सिखलाता है कि हम कैसे विषम परिस्थिति में काम कर सकते हैं। थिएटर हमको बनाता है वो जीवन में हमारी काम आती है। एक बड़ा अच्छा किस्सा मुझे याद आ रहा है। मंडे नंबर में जब सर बोल रहे थे तो मास्टर क्लास में सर ने एक बात कही कि थिएटर से जो कमाया था वो आज फिल्मों में खर्च कर रहे हैं। तो एक को समझ में नहीं आया तो उसने पूछा, मेरे पास आया, सर पे क्या थिएटर में इतना पैसा है? थिएटर से जो इंगित हुए हैं, जो एक इनर इनकी अपनी जो पावर जो बढ़ी है उसकी बात कर रहे हैं। उस पावर की फिल्मों से कमा रहे हैं। कमाई तो फिल्मों से होती है, लेकिन थिएटर से जो उन्होंने गेन किया है, जो हासिल किया है, वो फिल्मों में से रहे। इसका कहने का मतलब ये है। तो आगे कुछ सर बताएंगे। सर के पास बहुत सारे अनुभव हैं और मास्टर क्लास जो उन्होंने अटेंड की थी 2019 में, वो याद होगा कि उन्होंने कितनी अच्छी बातें बताई थी। कैरेक्टर्स को कैसे ये करना है और कैसे मतलब जो है उसको कैरेक्टर को अच्छे से परफॉर्म करना है, तो तमाम चीजें बताएंगे। तो मैं 93 को जब मस्जिद टूटा था वो 6 दिसंबर है और जो 9 नवंबर है 2019 जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था और 5 अगस्त जब शिलान्यास किया था मोदी ने, ये तीनों तारीख मिला के 695 है। उस पर ये फिल्म है और ये अभी की तारीखें हैं, अभी का इतिहास है कि एक मंदिर बनाने में क्या संघर्ष रहा संतों का, साधुओं का, भारतवासियों का, सेवकों का या कोर्ट का। तो वो एक है, क्योंकि 2.5 घंटे की फिल्म में इतना बड़ा इतिहास समेटना मुमकिन नहीं है। तो उस तरह की फिल्म है ये और ये अवसर था तो हमारे प्रोड्यूसर ने प्रयास किया और हमें भी इसका हिस्सा बनने का मौका। हाँ, ये पुस्तक जो है ये कोरोना काल की देन है। तो ये 25 कविताओं का संग्रह है, 23 हिंदी की कविता है और 2 भोजपुरी की कविता है। बोलता हूं हिंदी जिसने
मेरे लिए पर्दे रंगमंच के खोले और रहती है मन में मन की बात बिना भोजपुरी में बोले। तो इसमें मैंने भोजपुरी की भी 2 कविताएं डाली है और ये मुझे पता नहीं था, ये मुझे बाद में पता चला कि बड़े बड़े विद्वानों ने अखिलामृतम पे चर्चा की, तो उस परिचर्चा में पता चला कि ये पहली बार हिंदी साहित्य में हुआ है कि कोई हिंदी रचनाकार अपनी मातृभाषा की जो रचना है वो भी इसमें डाला है। तो मैंने जानबूझ के नहीं डाला, मैंने पहली बार डाला है। तो ये है। हम आने वाले टाइम में और कितने रूप उनके देखने वाले, क्या वो प्रोड्यूसर के तौर पे काम करेंगे, डायरेक्टर के तौर पे काम करेंगे, या कोई और भी प्रोजेक्ट जो लोगों की जो स्वप्न है उनके दिमाग में वो करने? नहीं, अभी तो मेरी ये पुस्तक आएगी अभिनय पे, अभिनय, अभिनेता और अध्यात्म। तो ये एक अलग कुछ मैंने कोशिश की है कि जड़ में पानी दी जाए। अभी तक हम पत्तों में ही पानी दे रहे हैं। अगर कमाल एक्टर के साथ साथ कमाल इंसान भी तैयार करना है तो आपको जड़ में पानी देना होगा। तो मैंने जड़ में पानी देने की कोशिश की है। ये पुस्तक निकट भविष्य में सबके सामने होगा, सबके हाथों में होगा, ये भी उम्मीद करता हूँ। अभिनय, अभिनेता, अध्यात्म। मैं ये नहीं कहता कि ये किताब पढ़ के लोग बहुत कमाल एक्टर बन जाएंगे, लेकिन हाँ इतना है कि एक दिशा निर्देश मिलेगा अवश्य, एक मार्गदर्शन मिलेगा इस पुस्तक से और बहुत ही अच्छा होगा। तो उसकी अभी तैयारी चल रही है। बाकी मेरा इंडियन 2 एक फिल्म आ रही है कमला हासन के साथ, PMT कोचिंग एक फिल्म आ रही है, एक फिल्म गुलगुले बकौली हमने कॉमेडी फिल्म अभी कंप्लीट की है और इस तरह की चीज़ें सब चल रही हैं। बहुत सारे आयाम हैं जीवन में, बहुत सारे आयाम हैं। अब मैं उसको एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया हूँ। एक्टिंग तो हम कर ही रहे हैं और करते ही रहेंगे जब तक हाथ पैर चल रहा है, सारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां काम कर रही हैं। लेकिन कुछ और आयाम जीवन को है। जीवन को अगर आनंदित करना है, मोनोटोनस नहीं करना है, मजा लेना है जीवन में, तो जो और भी टैलेंट है आपके अंदर उसको भी एक्सप्लोर करना चाहिए। वही है। तू जन्मी थी स्वतंत्र, तेरा बचपन था उन्मुक्त स्वच्छंद, तू दासी कब बन गई? तू सुकोमल है, असाक्त है, तू शक्त है, सशक्त है, तू शक्ति है, शक्तिशाली है, तू अष्टभुजाओं वाली है, जगदम्बिका महाकाली है, तू देवताओं का प्रकाश पुंज, क्रुद्ध शिव का तांडव पुंज। मेरा सवाल सर ये था कि आपकी जो कविता है जिसमें से संकलन आपने किया है, इस एक नारी पे आपने चैप्टर लिखा, तो आपकी नजर में नारी का अभी आधुनिक युग में क्या स्थान है या उनकी क्या सिचुएशन है, आपकी नजर से क्या लगता है? क्योंकि यहाँ पे जो आपने लिखा है उससे मुझे ये लगता है कि शायद आपकी नजर में कि जो नारी है उनको शायद उनको अपनी स्थिति का खुद से अनुमान नहीं है कि वो किस तरह का मतलब आज के समाज में महिला दिवस मनाया जाता है या बहुत सारी चीजें उनके लिए करी जाती हैं, लेकिन वो खुद में एक दासी बनी हुई है। मतलब उसकी सोच सोच जो है ओपन नहीं है। आपने जो लिखा ना कि तू दासी कब बन गई, तो शायद आपने आधुनिक स्थिति को ख्याल रख के लिखा है या आपका जो खुद का अनुभव एक नारी के साथ जो भी रहा है कभी उसको देखिए। क्या है कि जहाँ आगे कविता नहीं पढ़ी है आपने, अब मैं कैसे बोलूं? ये मैंने नारी का सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, जितना पढ़ा आपने। उसके आगे की कविता अगर आप पढ़ें तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तू पूछ ये नारी सशक्तिकरण का कैसा आडंबर है। 1908 से अब तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिला सम्मान दिवस, महिला पुरुष समानता दिवस मनाए जा रहे हैं। गोष्ठियां हो रही हैं, संगोष्ठियां हो रही हैं, तो उसमें पूरे समाज का वर्णन। हाँ देखिए आगे बड़ा अच्छा लिखा है। हर 3 में से एक महिला पंजाब से। आप सिर्फ बिगिनिंग का उतना पढ़ लीजिएगा कि तू अष्टभुजाओं वाली है, तू जगदम्बिका महाकाली है, मतलब होता है ना तू ये है। हाँ, जी। तू ये है, लेकिन तू अब पूछ, अब क्या क्या पूछना है वो आगे है। बस समझ नहीं है तो आगे पूरी कविता पढ़ी है आप, फिर मुझे एक चिट्ठी लिखी है। हाँ, ये समझ में आया। ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव ऑफ पोएम? आपको जो है, जो विषय वस्तु है, वो तब आपको समझ में आएगा। शुरू के 10 लाइन पढ़ने का मतलब नहीं है ना। वो पूरा एक खाका है स्त्री का, ये स्त्री का पूरा चित्रण है, और स्त्री का जो दशा और दुर्दशा है उसका भी चित्रण है। फिर स्त्री को भी उकसा रहा हूं कि तू पूछ कि तू ये थी, तू ये है, तू जगत जननी है, और हर क्षण बलात्कार हो रहा है। और उसके बाद आडंबर हो रहा है नारी सशक्तिकरण का। कब से? 1908 से। महिला दिवस मनाओ, महिला पुरुष समानता दिवस मनाओ, महिला सम्मान दिवस मनाओ। ये सब क्या है? और सिर्फ घरेलू, सिर्फ मजदूर वर्ग के और निम्न लोगों का ही एक्सप्लॉयटेशन थोड़ी हो रहा है। पढ़े लिखे इसमें वो भी लिखा है, लिखा है मातृ निरक्षर ग्रामीण नारियों ही नहीं, शिक्षित आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर आदित नारियों की हिंसा में अपराध का शिकार। यही निकाला था। कहते हैं शिक्षा में उसका आधारभूत स्तंभ है। आप खुद ही जवाब मिलेगा कैसे बन गए? क्या है? आप पूरा कविता पढ़िए। कि लेखनी का मतलब वो होता है ना कि इंस्पिरेशन क्या होता है। जैसे आपने कविता लिखी तो एक होता है ना कि कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है कि हमें इस पे लिखना चाहिए, या कोरोना काल पे आपने नहीं, कोरोना काल में समय मिला इसलिए। अच्छा, समय मिला, इसके लिए बहुत समय चाहिए, इतनी बहुत ही नियंत्रण चाहिए, मानसिक नियंत्रण बहुत चाहिए। आपकी मन स्थिति ठीक होनी चाहिए, आप शांत होने चाहिए, तब जाके आप चीजें लिख सकते हैं। लिखना आसान नहीं है। और रही प्रेरणा की बात, तो अगर जीवन में प्रेरणा लेके लिखिएगा तो आपका अपनी चीज हुआ ही नहीं। सर जैसे हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं तो कोई ना कोई हमारा इंस्पिरेशन होता है कि हम उसके जैसे कुछ ऐसे बन जाए या ऐसे कुछ हम करें, तो होता है ना, जैसे वही इंस्पिरेशन तो होती है। आपने तुलना ही अलग कर दिया, आपने लिखने का तुलना एक्टिंग से कर दिया। नहीं, मतलब कोई ना कोई प्रेरणा तो कहीं ना कहीं होती है सर। मतलब बिना प्रेरणा के तो अपने आप तो मुझे नहीं लगता। प्रेरणा हम किससे कुछ ले रहे हैं? देख कर सकते हैं। प्रेरणा हम किससे ले रहे लिखा हैं? उन्होंने जो देख रहे हैं, आपका देखिए, हम प्रेरणा किससे ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? वो तो गनीमत है कि आप लोग पूरे कपड़े में हैं। आप उन लड़कियों से पूछे जो अधूरे कपड़े में होती हैं, उनसे पूछे किससे प्रेरणा लेती हैं। बात समझ रही है? बहुत कड़वा बात बोल रहा हूं। प्रेरणा क्यों लेना है? अपने आपकी अपनी समझ कहां है? आपका अपना मन और मस्तिष्क कहां है? आपका अपना विचार कहां है? दूसरे का विचारधारा क्यों थोपने का? कि राइट विंग वाले अपना विचारधारा थोप रहे हैं, लेफ्ट विंग वाले अपना थोप रहे हैं, बीच वाले अपना थोप रहे हैं, धर्म वाले अपना थोप रहे हैं, वोट बैंक वाला अपना थोप रहा है। हो रहा है ना, और लोग कैरिड अवे हो रहे हैं ना भाई। लेकिन क्या ऐसा प्रयास हम क्यों नहीं करें कि हम अपना विचारधारा खुद तय करें, अपने विवेक से, अपने विवेक का इस्तेमाल करें, अपने अनुभव का इस्तेमाल करें, अपनी आंखें खुली रखें, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और उसके बाद हम लिखें। तो हमने किसी से प्रेरणा लेके नहीं लिखी है। हाँ, ये है कि मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, मेरे हर बात में भोले बाबा माँ भगवती आ जाती है, तो मैं ये समझता हूं उन्होंने लिखवा दिया। मेरी क्या विषाद कि मैं लिखूं, लिखवा दिया। बल्कि सर नए नए टॉपिक्स पे लिखते थे, लिखने के बाद लोगों का जब फोन पे कन्वर्सेशन होता था तो बड़ी लंबी हम लोगों की आधे घंटे 1 घंटे बात होती थी, तो तुम्हें बताती थी कि अब देखिए मैंने ये नया इसमें जोड़ा है, ये नया जोड़ा है। तो है क्या कि वो अपना विवेक इनका जो है वो थोड़ा सा, और हर व्यक्ति को अपने विवेक से सोचना चाहिए, अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। आज तक लोग सुनते क्या हैं लोगों से कि साहब वो एक स्त्री से प्रेरणा लेके ही कवि बन गए, एक स्त्री, वो मानसिकता लोगों के दिमाग में है। तो इसीलिए वो लोगों के दिमाग में आता है कि किससे प्रेरणा लेके लिखा। आपने भी सुना होगा लोगों के बीच में कि ये प्रेरणा लिख के जो एक फैला गया ना, प्रेरणा लेके लिखता हूँ या लिखती हूँ, इसीलिए साहित्य का कचरा हो गया। अच्छा साहित्य नहीं आ रहा है,
परिपक्व साहित्य नहीं आ रहा है। अगर हर साहित्यकार अपना विवेक, अपना विचार डाले ना, तो बहुत कमाल होगा। मौलिकता होगी, मौलिकता होगी, सही शब्द ये है। तो चीजें होंगी। हमने नारी पे लिखा है, हमने किसी से प्रेरणा लेकर नहीं लिखा है, हमने जो, मुझे जो लगा, जो अनुभव हुआ, जो हो रहा है कि साला रोज एक बलात्कार हो रहा है, रोज शोषण हो रहा है। वो मजदूर लेडी काम कर रही है और उसको निकाल दिया काम से। क्यों निकाला जी? वो निकाला, वो ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, देखे तो साहब, तो तुम्हारी कौन लगती है? फल मेरी फलना लगती है। क्यों निकाला? अरे बहुत बदमाश है वहां का जो कंट्रेक्टर का आदमी जो रखता है, अब उसका अपना कुछ स्वार्थ है। तो शोषण देखिए, ऑफिस से निकाला जाता, पढ़ी लिखी लड़कियां और ऑफिस से, चूंकि वहां भी शोषण है। क्या ये आए दिन आप न्यूज में सुनते हैं। तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं मजबूर करके लिखने के लिए, इसमें क्या प्रेरणा लूं मैं? किससे प्रेरणा लूं? वो आपके अनुभव होते इसमें हैं। हमने कहा है कि तू जननी है, तू जगतमयी है, तू शक्तिशाली है, तू अष्टभुजा वाली है, तू कोमल भी है, तू सख्त भी है, तू सशक्त भी है, तू ये कर सकती है, ये कर सकती है, ये कर सकती है। तो तू सवाल क्यों नहीं पूछ रही कि क्या आडंबर चल रहा है? कहना कुछ और करना कुछ है? और सवाल पूछ कि ये सब क्यों हो रहा है? जब मैं ऐसी हूं तो, मेरा रूप ये है तो, मुझे पूजा जाता है तो, पूजा जाता है ना भाई हमारे यहाँ देवी को, तो है ना, शक्त परंपरा को मानते हैं, माँ भगवती को पूजा करते हैं ना, सभी करते हैं, मन्नत मांगते हैं, हम उस शक्ति को मानते हैं, महसूस करते हैं। उसके बाद जो जीवंत है स्त्रियां, फिर उनके साथ ऐसा क्यों? ये पूछने की बात की है। एक एक्टर के लिए डेली शेड्यूल में उसके पास मतलब क्या क्या एक्सरसाइजेज होनी चाहिए, डेली रूटीन में उसको क्या क्या करना चाहिए। तो जैसे कि एक एक्टर के लिए काफ़ी सारी चीज़ें, किताबें पढ़ना है, स्क्रिप्ट पढ़ना है, या एक्सरसाइजेज हैं बहुत सारी। तो मतलब डेली रूटीन में हमें क्या क्या चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए, करनी चाहिए, जिससे कि मतलब हमारी ट्रेनिंग थोड़ी और अच्छी हो सके और हम थोड़ा अच्छे एक अभिनेता की थोड़ा आगे बढ़ सके। आप एक्टर है ना? जी जी सर, ठीक है। आप एक्टर बनने के लिए, अपने लिए, अपने ऊपर काम करने के लिए 24 घंटे में कितने घंटे काम करते हैं अपने ऊपर? अपने ऊपर तो सर सुबह एक्सरसाइज करते हैं, जो कि सिर्फ 40 से 45 मिनट, और उसके बाद 1 से 1.5 घंटा, जैसे कि न्यूज़, उसमें आधा घंटा न्यूज़पेपर है और कुछ किताब या स्क्रिप्ट हो सकती है उसमें, मुश्किल 1.5 से 2 घंटा, उतना ही मेरा हो पाता है अभी की जो रूटीन है। आप ये विश्लेषण कीजिए कि मुझे बनना क्या है, मैं हूँ क्या? मैं हूँ एक्टर, और मुझे कुछ कमाल एक्टर बनना है, मुझे परिपक्व एक्टर बनना है, मुझे अनुभवी एक्टर बनना है, मुझे ऐसा एक्टर बनना है जो चरित्र करे तो जीवंत कर दे। इसके लिए मैं क्या करूं? कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, ना अखबार में, ना किताब में, सब भीतर ही है आपके। पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर है, पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर है। और ना जाने कितने रोल्स आपने किए हैं। अभी आपका नाम क्या है? जी सम्राट यादव। सम्राट यादव। सम्राट नाम है, सम्राट करो। आप हो सकता है पिछले जन्म में आप आजाद यादव होंगे, हैं? उसके पिछले जन्म में राम लखन मिश्रा होंगे, हैं? उसके पिछले जन्म में आप कुछ और गिरधारी लाल होंगे। ये सारे रोल्स मिलते हुए होंगे। उसके पिछले जन्म में हो सकता है अंबानी के यहाँ होंगे, हैं? कहीं करोड़पति होंगे, कहीं गरीब होंगे, कभी कहीं ब्राह्मण होंगे, कहीं चमार होंगे, कहीं वैश्य होंगे, कहीं राजपूत होंगे, कहीं तलवार भांज रहे होंगे, कहीं लाठी भांज रहे होंगे, कहीं गाय का दूध निकाल रहे होंगे, कहीं हल चला रहे होंगे, कहीं लकड़ी काट रहे होंगे, कहीं मंत्र पढ़ रहे होंगे, हैं? कहीं आरती कर रहे होंगे, कहीं दुकानदारी कर रहे होंगे। ये सारे रोल करके आए हैं आप, सारी किरदार आपके भीतर है। सारे किरदार करके आए। आपको क्या लगता है? लाखों किरदार आपने निभाया हुआ है और लाखों का अनुभव आपके चित्त में बैठा हुआ है।
चित्त में आपके संस्कार होते हैं जन्मों के, मन बुद्धि चित्त अहंकार। चित्त में संस्कार का पूरा गोदाम है, सारे कैरेक्टर वहीं बैठे हुए हैं। कि जब मैं सूट बूट पहन लूंगा तो मैं कैसे चलूंगा, कैसे बैठूंगा, कैसे देखूंगा, कितना निश्चय करूंगा। आइए तो मैं 8वीं पास नेता बन गया। अरे कहाँ हाल है, बैठा बैठा आ गए, आओ 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 आओ। अरे मंत्री जी प्रणाम। कहा मंत्री जी, अरे ठीक है, मुख्यमंत्री समझ लो हमको, राज हम ही चला रहे हैं, वो तो ऐसे ही बैठा हुआ है। ऐसा भी कैरेक्टर देखा है आपने? हैं? जी जी। तो जो आदमी किस लेवल पे से किस लेवल पे चला गया है, उसका एटीट्यूड क्या है, वो भी कैरेक्टर किया हुआ है आपने कहीं ना कहीं। और आपने करोड़पति मल्टी मिलियनर का भी किया हुआ है, जैसे 4-4 कंपनियां चल रही है, 10-10 कंपनियां चल रही है, वो भी किया हुआ है। अब गरीब आदमी का भी किरदार किया हुआ है, जिसके यहाँ रोटी शाम को कहां से आएगी, वो भी किरदार किया हुआ है कि कहां से कमाओ, कहां से लाओ, लकड़ी काट के बेच के जंगल से, आपने वो भी किया हुआ है। अपने राक्षसी भी किया हुआ है, राक्षस भी बना हुआ। आप कई किरदार कर चुके हैं अपने पर्सनल जीवन में, नाटक वाटक, ये सिनेमा, उसी को आप इसमें इस बार मौका मिल गया अभिनेता बनने का, उसी को जागृत करना है। अपने ऊपर काम कीजिए, अपने ऊपर कि क्या है मेरे भीतर, क्या क्या है, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या क्या तत्व हैं, कैसे काम करता है, मेरा लय क्या है, मेरा ताल क्या है, मेरा सुर क्या है, मेरा स्वर क्या है, मेरा उच्चारण क्या है। अपने ऊपर काम कीजिए, सब करेक्ट होता चला जाएगा। दिक्कत यह है कि हम अपने ऊपर काम नहीं करते, अब बाकी सब कुछ करेंगे, हम अपने ऊपर ही काम नहीं करते। अपने ऊपर अगर हम काम करने लगेंगे ना तो कमाल हो जाएगा। तो अपने ऊपर काम करना बहुत आवश्यक है। यही डिटेलिंग के साथ, क्योंकि बच्चे नहीं समझ पाते, मैं वो क्या रहा हूं, अभिनय, अभिनेता और अभिनेता। आप हैं, यही अहंकार है, योर एग्जिस्टेंस, आपका अस्तित्व, उसी को अहंकार कहते हैं। आज पूरी दुनिया में किस चीज की लड़ाई है? लोग कहते हैं कि अहंकार में लड़ रहा रशिया, वो अस्तित्व की लड़ाई हो रही है। यूक्रेन क्यों डटा हुआ है अभी तक? वो अस्तित्व की लड़ाई है कि हम हैं, हम हैं। कम समझता है क्या? हमको कम समझ रहा है, हमको। अभी भी तो लोग कहते हैं कि इसमें बड़ा हम आ गया है। हम नहीं आया, वो अपने आप को अंडरलाइन कर रहा है, मैं हूं यार। अरे मैं वही था, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। मैं वही था, मैं वही था। My existence was there, it doesn't look on me. उसने मुझसे बात नहीं की, उसने मुझसे बात नहीं की। इससे मुझसे मतलब मुझसे कौन? आपका एग्जिस्टेंस। आप हैं, आप नहीं है, अहंकार खत्म हो गया, काम खत्म। जिस दिन आप नहीं, आपका अस्तित्व नहीं है, अहंकार ही नहीं है ना। आपका अस्तित्व है, वही अहंकार है। समझ आया? और एक्टर भी अहंकार ही क्रिएट करता है, यानी कि मन की तैयारी, बुद्धि की तैयारी, चित्त की तैयारी जब कीजिएगा तो वो कैरेक्टर जो आप कर रहे हैं उसका अस्तित्व खड़ा हो जाएगा। उस समय आप नहीं दिखेगा, आप जो कैरेक्टर कर रहे हैं वो दिखेगा। पटना में उत्तर के अधिवेशन में वो आए थे ना, अपने क्या नाम है वो पटना वाले एमएससी पास आउट, अच्छा था, मैं भूल रहा हूँ, आरिफ क्या करके। अच्छा वो जो, अच्छा हाँ, अभी ये नाटक में भी लिखा था। हाँ, हमने दिल्ली में भी किया है। आरिफ अली, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जब आप अपने
ऊपर शर्ट पहन लेते हैं, बनियान से स्कर्ट पहन लेते हैं, फिर आपका शरीर ही देखता है। जब आप एक्ट कर रहे हो तो आप सम्राट यादव नहीं दिखने चाहिए, वो करेक्टर दिखना चाहिए। तो एक जैसा आपने करेक्टर को अपने ऊपर ऐसा फिट किया कि वो करेक्टर दिखे, आप ना दिखे। अच्छा सर, एक वो बताइए, आत्मविश्वास अहंकार, इसमें तो बहुत मामूली नहीं, तो आत्मविश्वास अलग चीज है। हाँ। अहंकार एग्जिस्टेंस, मैंने बोला ना। हाँ आप हैं वही अहंकार अपने आप में। मैं हूँ, मेरा एग्जिस्टेंस है, मैं हूँ ही नहीं क्या? अरे मेरे से कोई पूछ ही नहीं रहा कुछ भी, आप देखते नहीं है? मैं हूँ। गांव का मुखिया क्या कहता है? मैं वहीं बैठा हुआ था, मैं हूँ मुखिया। अब मुझे कोई बोल नहीं रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है। लौंडे आवारा हो गए हैं, मुखिया जी बोलते हैं ना। तो वो क्या है? तो आपका अस्तित्व जो है, आप वही बोला ना कि जिस दिन प्राण निकल गए आप नहीं हैं, उस दिन आपका कोई अहंकार नहीं, कोई मतलब ही नहीं है ना। मतलब आप हैं वही अहंकार है। और जब आप कहते हैं तो अब उसको लोगों ने क्या किया है कि गलत अर्थ दे दिया, बहुत अहंकारी है। अरे आदमी अपने अस्तित्व को लेकर बात कर रहा है यार, अपने अस्तित्व को अंडरलाइन कर रहा है, रेखांकित कर रहा है वो। अब कौन नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? किसी को आप अहंकार और घमंड, हिंदी शब्द है नहीं, घमंड नहीं। अगर घमंड तो कानों में बड़ा खराब लगता है, अहंकार इतना खराब नहीं लगता है, लेकिन घमंड बहुत खराब लगता है। तो फर्क क्या है दोनों? नहीं, फर्क उसमें है कि उसमें अकड़ जाता है। उसी अस्तित्व में अगर अकड़ जाए, क्लफ चढ़ जाए। क्लफ चढ़ना समझते हैं ना? वो भी क्लफ लगाता है कपड़े में, उसको कुर्ता दीजिएगा तो मलमल का क्लफ लगा के उसको चुन्नट काटता है। हाँ, तो बगैर चुन्नट वाला वो क्लफ है, वो घमंड जो है। अस्तित्व में भी तो कई कलर है ना, कई रंग है ना। तो उसको आम लोग आजकल वही रंग दे दिए, घमंड वाला ही रंग दे दिया। हाँ वही वो है वो। सर एक सवाल है मतलब आपने जो अहंकार के बारे में समझाया वो कानों को बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन घमंड शब्द कानों को बहुत खराब लगता है। दोनों का मतलब अलग है क्या? अहंकार और घमंड। बता दें उसमें कलश चढ़ा हुआ है। क्लफ चढ़ा हुआ है। गलत चला। हाँ, कहा भाई। सर हम पूछ रहे थे कि जैसे आपने तैयारी करी बिहार में, आपने सारा चीज़, उसके बाद फिर आप दिल्ली, उसके बाद मुंबई, ऐसा सफ़र आपने तय किया। तो सर कितने दिन में ऐसा पता चला कि नहीं अब ये तैयारी होगी है, कम से कम ऐसा जैसे अब लगने लगे कि हाँ भाई? वो अभी तक पता नहीं नहीं। चला, वो अभी तक पता नहीं चला। मैं नहीं तो फिर सर मुंबई आप पहुंचे तो नहीं, वो अभी तक पता नहीं। वो पता चल गया होता तो यहाँ थोड़ी आता मैं। अथाह समुद्र है। तो पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किससे क्या मिल जाएगा मुझे। हाँ, ये सब अथाह किससे क्या समुद्र मिल है। जाए पता नहीं, तुमसे भी मिल सकता है, उससे भी मिल जाए, उससे उनसे 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 इसकी समाप्ति कभी नहीं होती, अथाह समुद्र है। पता ही नहीं है ना, वो पता कहाँ है? आप कौन से वर्ल्ड में है? ये असंख्य, ऐसी दुनिया असंख्य है। कितने गैलेक्सीज हैं, आकाश गंगा कितने हैं मालूम है? कितने सूर्य, कितने चंद्रमा, निश्चित अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं। सबके अलग अलग चंद्रमा है, अलग अलग सूर्य है, अलग अलग ग्रह हैं, अलग अलग नक्षत्र हैं, अलग अलग सप्तर्षि हैं, अलग अलग ध्रुव हैं। सबके अलग अलग जीवन है। वहाँ अलग अलग जाति चल रहा होगा। इधर ब्राह्मण है, उधर नम्रम होगा। इधर क्षत्रिय, उधर यक्षत्रिय होगा। हैं, इधर शूद्र है, उधर दर्थु होगा। पता नहीं ना क्या है, क्या शब्द है, क्या भाषा है, क्या होगा, ये पता नहीं। वो असंख्य है। वो आपको जब लगने लगे कि मैं तो बड़ा कमाल पा लिया, तब तो गैर काम ही खत्म, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा ना, आनंद खत्म हो जाएगा। मैं यहाँ क्यों आया? मैं यहाँ आनंद लेने आया कि मैं सबसे मिलूंगा। सब कोई थिएटर कर रहा है, नई पीढ़ी भी हमारा एकदम तैयार है, अच्छा लग रहा है ना। अपने आप को देख रहा हूँ कि हम भी ऐसे ही बैठते रहते थे। कोई सीनियर आता था, उसको सुनते थे, कुछ पूछते थे। कभी कभी तो पूछने की हिम्मत भी नहीं होती थी। यार मेरा कुछ पूछना था यार, रह गया, तो पूछा क्यों नहीं? यार हिम्मत नहीं हुई। ऐसे भी सीनियर हमारे यहाँ आए हुए। तो कहने का मतलब वाला किस्सा आपने सुनाया था सही। संजीव कुमार जी वाला। अब तो बहुत बहुत सारे किस्से हैं वो। तो कहने का मतलब ये है कि उसका कोई अंत नहीं है।
मैं तुम लोगों को एक फॉर्मूला देता हूँ जी एक्टिंग का फॉर्मूला सुने हो? अलजेब्रा पढ़े हो तुम लोग? A+B होल स्क्वायर कितना होता है? A स्क्वायर प्लस B होता है ना? तो तुम लोगों को ऐसा ही एक्टिंग का कोई फॉर्मूला चाहिए क्या? इसीलिए फार्मूला तो रिकॉर्डिंग एक्टिंग का जो है हमने एक फॉर्मूला तैयार किया है। मालूम है वो फॉर्मूला कैसे आया? आप लोगों ने स्टैनिस्लविस्की का नाम सुना है? जी जी सर, बहुत ने सुना है, पढ़ा भी है। हाँ जी सर। हैं? मैं जब वो किताब तैयार कर रहा था तो मुझे लगा कि जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि इतना विस्तार देने की क्या जरूरत है, कुछ छोटे में हो जाए। मैंने कहा कि एक्टिंग का क्या कोई फॉर्मूला बन सकता है? क्योंकि मैं फिजिक्स का विद्यार्थी रहा हूँ, फिजिक्स का, तो मैं हमेशा मैं अपने अभिनय में भी फिजिक्स इस्तेमाल करता रहा हूँ और मैं इसमें अभिनय का गणितीय परिभाषा भी दिया हूँ, मैथमेटिकली, गणित के रूप में। गणित कैसे अभिनय का परिभाषा देगा गणित को लेके, और फिजिक्स कैसे देगा, भौतिक शास्त्र के अनुसार कैसा परिभाषा होगा अभिनय का, वो भी दिया है मैंने। तो वो आया कि एक फॉर्मूला तैयार करते हैं अलजेब्रा की तरह, और वो फॉर्मूला कोई भी, क्योंकि हुआ क्या कि मैं कई बार ना, हम बम्बई में हर मोहल्लों में 2-4 मोहल्ला छोड़ के एक गार्डन होता है, वो कंपलसरी है। बिल्डर अगर बड़ा बिल्डिंग बना रहा है तो एक गार्डन के लिए ज़मीन देना जरूरी है, कंपलसरी है। तो एक गार्डन में हम वॉक करने जाते तो वो शिवारा में बड़ा गार्डन है। तो मुझे नए लड़के मिल जाए कि सर कुछ टिप दे दीजिए। तो एक दिन मैं किसी मूड में था, एक ने कहा कि सर अब मैं चल रहा हूँ। तो मैं अपने रफ्तार में चल रहा हूँ, वो भी अपने रफ्तार में चल रहा है, चलते चलते मेरे साथ हो गया वो। कहा कि सर मैं भी एक्टर हूँ, मैंने ये किया, मैं ऐसे और मैं ऐसे, बंद कर दो पूरा, मैं ऐसे। तो अब हम चल रहे हैं, अब मैं कुछ और सोच रहा हूँ। तो कहा कि सर मेरे लिए मुझे कुछ टिप दे दीजिए। तो मैंने कहा छोटे पैसे अभी नहीं है। वो एक्टिंग में टिप मांग रहा है, वो भी चलते चलते। बहुत गुस्सा आ गया था मतलब। चूंकि मैं कुछ और धुनकी में था, कुछ और सोच रहा था, मैं अपने ऊपर मैं कुछ काम कर रहा था उसके बारे में सोच रहा था। और हम वॉक कर रहे थे, उसमें वो आ गया बेचारा। फिर वो धीरे धीरे पीछे रह गया, वो पीछे हो गया, मतलब कि अरे यार इनका लगता है मूड नहीं है या पता नहीं। फिर कोई मिले। अब ये कई बार हुआ कि सर टिप दे दीजिए, कई लड़कों ने कहा सर कुछ टिप दे दीजिए। एक बार क्या हुआ कि हम एक कॉफ़ी डे में बैठे थे, कॉफ़ी डे होता है ना, उशीवारा में एक बड़ा कॉफ़ी डे जगह है, तो वहाँ बैठे हुए थे। मेरी मीटिंग थी, मैं बात कर रहा था। तो कुछ 8-10 यंग लड़के बैठे हुए थे अंदर कांच के भीतर, हम लोग बाहर की तरफ बैठे। तो सब मेरे ही देख रहे थे, मेरी तरफ। उसके बाद आधे घंटे के बाद मैं खड़ा हुआ, हम बाय तब तक तो मैं शायद वो देख रहे थे कि खड़े कब होंगे, कब जाने लगेंगे। तो मैं तब तक वो हाथ मिला, तब तक वो सारे के सारे आ गए मेरे पास। हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर। भाई कौन होता है तुम लोग? हम लोग फलना इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट है, एक बड़ा इंस्टीट्यूट एक्टिंग का, बड़ा इंस्टीट्यूट, 3 लाख 4 लाख लेने वाला है, 3 महीने 6 महीने का इतना पैसा लेते हैं वहाँ पे एक्टिंग वाले। तो मैंने कहा अच्छा वहाँ से हो तुम लोग? हाँ। कुछ समझ में आ रहा है? सर कुछ समझ नहीं आ रहा।
ये कह रहा है सर पूरा पैसा वेस्ट हो गया। कितना पैसा लिया? 4 लाख रुपए। कुछ समझ में नहीं आया कहाँ गए। नाम पे हम आ गए थे, कुछ सीखने के लिए मिलेगा, लेकिन कुछ। फिर उन बच्चों ने पूछा कि सर आप कुछ टिप दे दीजिए। तो जो टिप का चक्कर था, वो टिप का चक्कर बड़ा कमाल था। तो मैंने कहा कि यार बच्चे टिप टिप कहते हैं, तो कुछ फॉर्मूला बना दिया जाए एक। तो मेरे लिए तो आसान था, क्योंकि मैं पूरी थ्योरी पे ही काम कर रहा था। तो मैंने कहा चलो इसका हम कुछ बनाते हैं। तो वो फॉर्मूला मैं आप लोगों को, ठीक है, आज देता हूँ, लेकिन उस फॉर्मूला में भी काम करना पड़ेगा आपको। जब भी आपको कोई कैरेक्टर मिलता है करने के लिए, कोई भी कैरेक्टर, कि आप उस कैरेक्टर को पढ़ते हैं, उसके दोबारा पढ़ते हैं, फिर तिबारा पढ़ते हैं। तो कोई भी कैरेक्टर मिले, वो नाटक हो, नाटक में तो खैर रिहर्सल 2 महीने चलती है, लेकिन बार बार पढ़िए उसको। सिनेमा में भी जब भी आप जाइए तो उसको बार बार पढ़िए, तो उसका एक क्लियर थॉट जो है आपके मन में आएगा। उस कैरेक्टर का एक क्लियर थॉट आएगा, और जब बार बार पढ़िएगा तो क्लियरिटी बढ़ती चली जाएगी। थॉट आया, फिर पढ़ा, फिर क्लियरिटी बढ़ती जाएगी, फिर पढ़ा। तो जो थॉट आता है कैरेक्टर का आपके पास, जो कैरेक्टर आप करने वाले हैं, उसका जो थॉट आता है, उस थॉट का विश्लेषण जो है बुद्धि कर रही है। जो आपका इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, उसका विश्लेषण करती कि इसमें क्या क्या हो सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बार बार पढ़ने, बार बार पढ़िएगा तो बहुत कुछ वहां से आ जाएगा, क्योंकि उसी में सब कुछ होता है। जो सीन लिखा हुआ है, जो स्टोरी जो लिखा हुआ है, जो कैरेक्टर लिखा है, उसी में बहुत सारी चीजें होती हैं, जो उसके बिहाइंड होता है, हमें पता नहीं चलता। तो कैरेक्टर मिला, कैरेक्टर पढ़ा आपने, उसका थॉट आपके मन में आया, उस थॉट को बुद्धि ने उसका विश्लेषण किया, उसका एनालिसिस किया बुद्धि, ठीक है। लेकिन बुद्धि भी इंडिपेंडेंट नहीं है कि क्या क्या करना है, क्या क्या करना है, उसके लिए बुद्धि इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है डिसीजन लेने के लिए। उसको चित्त गाइड करता है बुद्धि को, क्योंकि चित्त में आपके पूरे संस्कार भरे हुए हैं। चित्त क्या है? चित्त इस प्रकृति का सात्विक परिणाम है, याद रखिएगा। इस प्रकृति में 3 गुण हैं, उसी से प्रकृति बना है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। सतयुग क्यों था? इसलिए कि सात्विकता का आधिक्य था प्रकृति में, इसलिए सतगुण था, सतोगुण था। फिर जब त्रेता आया, सतोगुण भी था और रजोगुण भी था, और जब द्वापर आया तो धीरे धीरे सतोगुण खत्म होने लगा, सिर्फ रजोगुण रह गया और तमोगुण का वर्चस्व शुरू हो गया। कलयुग जब आया तो पूरी तरह से तमोगुण आ गया, ठीक है। तो प्रकृति के सात्विकता का परिणाम है चित्त, आपका चित्त, हमारा चित्त, जो अंतःकरण चतुष्टय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार हमारे भीतर, वो चित्त में 3 गुण हैं। अब चित्त निर्देश करता है बुद्धि को कि ये कैरेक्टर सतोगुण वाला है, इसका विश्लेषण उस ढंग से कर, ये रजोगुण वाला है, उसका विश्लेषण इस तरह से कर, ये तमोगुण वाला है, इसका विश्लेषण वैसा कर।
ये रजो तमो दोनों वाला है, इसका विश्लेषण वैसे कर, या सतो रजो वाला दोनों है, या समय समय में सतो तो हो जाता है, दिखाने लगता है, लेकिन एक्चुअली है ये तमो वाला, तो इसका विश्लेषण वैसा कर। तो चित्त निर्देश करता है आपके इंटेलेक्ट को, आपकी बुद्धि को, और आप उस कैरेक्टर की तैयारी करते हैं। उसकी वृत्ति क्या होगी, वृत्ति मतलब उसका एटीट्यूड क्या होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी। तो बताया अभी रजो तमो है सतो, और ये काम जैसे करेंगे आप, ये सारी चीजें उसमें भरेंगे, उसका रंग क्या होगा, वो क्या पहनेगा, जैसी चीजें होने लगती हैं। क्योंकि पहले जो तैयारी हम करते हैं कैरेक्टर का, वो पूरा सूक्ष्म ही करते हैं। शरीर तो एक इंस्ट्रूमेंट, एक उपकरण है, शरीर उपकरण है, करण अंदर है, अंतःकरण अंदर का करण करने वाला, कर्ता कर्ता करण करण, पढ़ा है ना व्याकरण में, है कर्ता जो करता है, कर्म जो हो रहा है, और करण जो करने वाला है। जो करने वाला है वो आपके सूक्ष्म शरीर है, वो रहने दे, वो सूक्ष्म शरीर है। तो पूरी तैयारी जो है वो सूक्ष्म शरीर की करनी है, पूरी तैयारी। तो हुआ क्या, मन थॉट लेके आता है, बुद्धि उसका विश्लेषण करता है, चित्त उसमें वृत्ति, उसकी आवृत्ति, उसकी प्रकृति, उसकी प्रवृत्ति पूरा भर देती है, और जैसे भरती है उस कैरेक्टर का जो अस्तित्व है वो खड़ा हो जाता है। अब वो आप नहीं दिख रहे हैं, उपकरण आपका है, हाथ पैर नाक आंख मुंह आपका है वो कैरेक्टर। आप अपने मन से ऐसे थोड़ी खुजला रहे हैं, आप अपने मन से थोड़ी मुस्कुरा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आपने ये चाय उठा लिया? नहीं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप सूक्ष्म, आपका जो शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर का इंस्ट्रूमेंट है। असली एक्टर जो बनना चाहते हैं वो सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर का ये इंस्ट्रूमेंट है स्थूल शरीर, आंख कान मुंह है, गुदा लिंग जीव हाथ पैर, ये जितने कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियां हैं, ये सब इंस्ट्रूमेंट हैं। तो इसलिए तैयारी सूक्ष्म शरीर की करनी है। पता चला? ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हुआ, मन थॉट लेके आता है, बुद्धि उसका विश्लेषण करता है, चित्त उसमें उसकी सारी चीजें भर देती हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे चलेगा ये, कैसे घूमेगा ये, कितना जेस्चर करेगा, कैसे बोलेगा, अच्छा ये ऐसा है तो इसको ऐसा करना चाहिए, ऐसा है ऐसा करना चाहिए, इसका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, नहीं बहुत डाउन टू अर्थ होना चाहिए, नहीं बहुत अकड़ होना चाहिए, नहीं बहुत ये, उस सारी चीज़ें भर दिया उसने। ये सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, हार्ड स्पोकन होना चाहिए, तो उससे उसका डायरेक्ट डिलीवरी तय होगा, उसका इंटोनेशन तय होगा। हर चीज का विश्लेषण चित्त जो है बुद्धि द्वारा उस थॉट का करवा देता है, उससे आपका पूरा का पूरा कैरेक्टर इमर्ज हो जाता है, वहीं तैयार हो जाता है। अस्तित्व, अहंकार जिसको कहते हैं। ऑडियंस देख रही है, कैसे देख रहे हैं आप, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ये सब कुछ आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है। हाँ जी सर, जैसा कि आपने बात कही कि किरदार चुनने के लिए और उसका जो फॉर्मूला आपने बताया, हाँ बोलिए, जो आपने उसमें फार्मूला बताया किस तरीके से आप किरदार चुनते हैं और उस हिसाब से वो रोल कर लेते हैं, और इतने विविध तरीके से जब देखते हैं सर कि आपने हर तरीके के रोल किए, तो कुछ स्क्रिप्ट आपने टुकराई भी होंगी कि ये नहीं करनी है, तो उसमें कैसे आप देखते हैं कि ये रोल हमें नहीं करना है, या जैसे जो आपने फॉर्मूला बताया कि नहीं फॉर्मूला को इन चीजों समझ जोड़िए, ये प्रश्न आपका अलग है। फॉर्मूला तो इन लोगों के लिए हमने फॉर्मूला दिया,
जी जी मैं लेता हूँ। इन लोगों के लिए फॉर्मूला दिया, फॉर्मूला से इन चीज़ों को मत जोड़िए। वो तो एक ऑन होल पूरा जो भारी चीज़ है उसको एक छोटा कर दिया। ये पूछ रहे थे इसलिए इनके लिए, लेकिन इसमें भी पूरी तैयारी करनी है, मन की तैयारी करनी है, इनको बुद्धि की तैयारी करनी है, इनको चित्त की तैयारी करनी है, इनको अपनी आवाज़ की तैयारी करनी है, अपनी वाणी की तैयारी करनी है, भाषा की तैयारी करनी है। तो जब वो मनसा वाचा कर्मणा आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपके स्थूल में बैठ जाएगा, वो कैरेक्टर अपने आप अच्छा निकलेगा, मेरा ऐसा समझना है। नहीं, बिल्कुल रिहर्सल पूरा देखना चाहिए। उस पार्ट में आप नहीं भी हैं तो आपको बैठ के आपको पूरे प्ले का रिहर्सल देखना चाहिए, क्योंकि जब रिहर्सल आप देखिएगा तो आप कई चीज़ सीखते हैं। कई बार क्या होता है कि आपका जो कैरेक्टर है उसके बारे में कई चीज़ दूसरे कैरेक्टर में मिल जाता है, दूसरे कैरेक्टर के थ्रू पता चलता है कि मेरा कैरेक्टर ऐसा है क्या। अच्छा सर, मेरा कैरेक्टर ऐसा है, ये मेरे कैरेक्टर के बारे में ऐसा बोल रहा है, तो मुझे तो कुछ ऐसा करना चाहिए। तो आपको मिलता है वो कि मेरे कैरेक्टर में दिख नहीं रहा है, लेकिन मेरे कैरेक्टर के बारे में ये किरदार ये कुछ बोल रहा है, ऐसी राय रख रहा है, ये किरदार ऐसी राय रख रहा है, तो मुझे तो कुछ ऐसा करना चाहिए। नहीं, मुझे ऐसा करना। आप अपने डायरेक्टर से बात करते हैं या आप अपने आप का विश्लेषण करते हैं, आप फिर वो पॉइंट्स डालते हैं उसमें। तो इसलिए सिर्फ अपना, कई बार तो मैंने एक्टरों को देखा है सीन्स फिल्मों में भी, टेलीविजन में भी, कि सीन्स आता है अपना डायलॉग सिर्फ याद कर लेते हैं। असिस्टेंट सुना रहा है, कहते हैं कि सिर्फ मेरा पढ़ देना यार, बाकी का छोड़, लास्ट का क्यों बता दे। तो नए एक्टरों का ऐसा भी लौट आया है, जो पुराने एक्टर ऐसा नहीं करते। मेरा मानना है सर, कितना भी अच्छा एक्टर क्यों ना हो, अगर अपने को एक्टर के डायलॉग याद नहीं करेगा उस रोटेशन, Yes. तो वो कभी सक्सेस नहीं, कमाल नहीं हो सकता। आपको अपने लाइन, और जब वही कर सकता है कि जब आप रिहर्सल में पूरे दिन, जब रिहर्सल स्टार्ट हो एंड तक, हर एक्टर हर कैरेक्टर की एंट्री देखे, एग्जिट देखे, उसके डायलॉग देखे, उसको रोटेशन देखे, क्योंकि उससे हमें बहुत फर्क पड़ता है। कि कभी कभी ऐसा होता है कि अटेंडम जिस दिन शो है उस दिन हमारे पास वो एक्टर जो है किसी प्रॉब्लम आ गई, तो जब तक हमारे इन एक्टरों में ये लगन नहीं होगी तो हमारे पास ये होता है कि अगर हम पूरे दिन रिहर्सल देख रहे हैं और हर एक्टर का और हर वो एक्टर का पूरा रिहर्सल देख रहे हैं, तो हमारी वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर मान लीजिए स्टेज वाले दिन किसी एक्टर को कोई परेशानी है तो उनमें से कोई भी वो रोल कर सकता है। बिल्कुल, और ऐसा हुआ है, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। मेरे साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बैक स्टेज का प्रोडक्ट हूँ। एक्चुअली मैं बैक स्टेज का प्रोडक्ट, मैं ऑन स्टेज प्रोडक्ट नहीं हूँ। मैं कई नाटकों में बैक स्टेज करता था और मुझे फुल लेंथ रोल नहीं मिलता था, छोटे रोल भी नहीं मिलता था, लेकिन मैं हर प्ले का रिहर्सल जरूर देखता था और देखने का मौका भी मिलता था, क्योंकि उस प्ले में मैं बैक स्टेज कर रहा होता था। उस चक्कर में हर प्ले का अलग अलग कैरेक्टर मुझे याद हो गया था। जैसे रिहर्सल में रोज देख रहा हूँ, अब मुझे लग रहा है यार ये रोल अगर मैं करूँ तो कैसा करूँगा, ये रोल मैं करूँ तो कैसा करूँगा। अब उस रोल को मन ही मन हम तैयार कर रहे हैं, उस रोल को हम मन ही मन तैयार कर रहे हैं कि ये रोल मैं करूँगा तो कैसा होगा। उस चक्कर में हर पता चला कि चूंकि हम रिहर्सल देखते हैं तो रोल तैयार है, हर नाटक में रोल तैयार है मेरा। पता चला फलना एक्टर नहीं आ रहा, कौन करेगा यार, अखिल से करवा लो, अखिल करेगा क्या, ट्राई करते हैं। और कई रोल्स हमने वैसे किए और सीनियर्स ने कहा कि ऐसा तो साला कोई करता ही नहीं था यार जैसा तूने किया, ऐसे रिव्यू आते थे। एक बार क्या हुआ कि वामन केंद्र प्ले डायरेक्ट कर रहे थे, राजदर्शन, और क्या होता था कि जब कास्टिंग होती थी 10 दिन 15 दिन पहले रीडिंग होता था,
कास्ट डिसाइड होता था, डिक्लेयर करते थे। तो डिक्लेयर में इप्टा की पूरी कमेटी होती थी। इप्टा का एक ट्रेडिशन रहा है, उसमें सीनियर्स वगैरह सारे होते थे और डायरेक्टर। तो मैंने भी रीडिंग की थी, तो मुझे उम्मीद था कि ये रोल शायद मुझे मिल जाए, मतलब मैं, लेकिन मुझे वो रोल नहीं मिला, मुझे वो रोल नहीं मिला और कास्टिंग डिक्लेयर हो गया। ठीक है, तो डिक्लेयर हो गया तो मैं तो एकदम मतलब, और जिसका नाम लिया गया मैंने कहा ये कहाँ से भाई, क्या? तो मैंने हाथ उठा दिया डायरेक्टर से सवाल पूछने के लिए, भाई हमारी कास्टिंग क्यों नहीं बताइए, क्यों नहीं की, और इनकी कास्टिंग? उन्होंने कहा कि नहीं इनकी कास्टिंग किया, इसमें इनमें भी बड़े बड़े नाम लेने लगे, ये भी रख सकते हैं, ये भी रहेंगे ऐसे ऐसे। सो मैंने कहा कि अभी तक फाइनल नहीं है कि कौन करेगा। आपको इतना कंफ्यूजन है तो आप सारे रोल रख दीजिए सामने सभी एक्टर के, और एक्टर को चैलेंज कर दीजिए कि जिसको जो रोल लेना है आके परफॉर्म करो और ले जाओ। हम उतने तैयार थे, जैसे कहे मैं तैयार करके तुरंत परफॉर्म कर दूं। और समझ रहे, मैं उस तैयारी की बात कर रहा हूं। तो हंगल साहब, एक ही हंगल साहब गुस्सा हो गए कि आप इप्टा के डायरेक्टर को चैलेंज कर रहे हैं, उसकी कास्टिंग को है। मैंने कहा चैलेंज क्या कर, मैं तो पूछ रहा हूँ मेरी कास्टिंग क्यों नहीं की, आपको बोलने नहीं दूंगा, आप क्या बात कर रहे हो? वो सीनियर आदमी, मैं एक ही अंकल, मैं कैसे बोल सकता हूँ? तो मैं गुस्से में चला गया, मैं उठ के चला गया, वॉकआउट कर गया। उसके बाद कमेटी की मीटिंग हुई, उनका वो लड़का सही बोल रहा है और कास्टिंग गलत हुई है, और ये बातें हुई जो मुझे बहुत बाद में पता चला। और मैं जाना छोड़ दिया, मैं इस प्ले के रिहर्सल में जाऊंगा ही नहीं, मैं मुझे जाना ही नहीं। लेकिन हंगल साहब रोज आके मुझे ढूंढते थे, रोज आके ढूंढते थे। देखिए कोई बड़ा है तो ऐसे नहीं है, बड़ा कोई है तो ऐसे नहीं है। रोज आके ढूंढते थे कि वो कहाँ गया, वो आया नहीं क्या, और रोज आके खुद बैठते थे, इंतजार करते थे, चले जाते थे रोज आके। तो मुझे बांद्रा में नेशनल कॉलेज है, उसके सामने रंग मंदिर है, उस समय ओपन एयर थिएटर हुआ करता था, गवर्नमेंट का है। अभी वो बहुत आलीशान थिएटर बन गया है, कोलाबोरेशन में गवर्नमेंट ने ज़मीन दी है और एक प्राइवेट का जो टाटा है किसी ने बनाया उसको, बहुत विशाल थिएटर बना हुआ। तो वहाँ हम लोग रिहर्सल ओपन थिएटर में करते थे, वो मंच था पूरा, गैलरी और स्टेज बना हुआ। तो मैं उधर ही अपना, एक लड़का मिला, मुझे कहा कि सर आप इधर घूमते हैं, एक ही हंगल साहब आपको रोज आके पूछते हैं। मैंने हंगल साहब कहा कि हाँ सर, वो रोज पूछते हैं कि वो आया कि नहीं, कहाँ है वो लड़का, आया कि नहीं, कहाँ है, हंगल साहब पूछते हैं। तो अच्छा, उस जमाने में चूंकि कोई मोबाइल नहीं था, और मोबाइल तो छोड़िए लैंडलाइन भी नहीं मिलता था तब, 15,000 के बाद 15,000 था लैंडलाइन का खरीदने का MTNL से, वो भी सबको नहीं मिलता था, सेलेक्टेड मिलता था लोगों को, सेलेक्टेड टॉप लोगों को। वो भी छोड़ दीजिए, वो भी कहाँ लगवाएंगे, अपना घर तो होना चाहिए ना, तो सोने का ही जगह था। तो घर छोड़िए, वो सब वाला किस्सा है। तो मैं गया, मुझे ये मैसेज मिला, मैं गया, तो मैं गैलरी में बैठा हुआ था ओपन एयर में, और मंच से उधर से हंगल साहब ने एंट्री ली, और हंगल साहब फिर ऐसे देख रहे हैं, अरे आप आ गए, आइए आइए इधर आइए, बुलाया उन्होंने। मैं गया कि भाई देखिए, मुझसे अगर कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था। मुझे बाद में आपके जाने के बाद कमेटी मीटिंग हुई, सबने मुझे बहुत ये किया है, और ऐसे ऐसे तो क्या है कि कभी कभी डायरेक्टर से गलती हो जाती है। अब आप लोग सुनिए, अब वो क्या कहते हैं। इतनी भूमिका जो बताई मैंने, ये सुनाने के लिए बता रहा हूँ।
उन्होंने कहा कि एक बार मैं भी एक नाटक कर रहा था 1955 में, डमरू, और मैंने भी, मेरा नाटक चल रहा था, छबील दास में शो था दादर में, और मेरा मेन एक्टर नहीं आया। मेन एक्टर था वो आया ही नहीं। तो हम लोग इंतजार कर रहे थे, कोई फोन तो था नहीं उस जमाने में कि आएगा आएगा, नहीं आया। जब नहीं आया तो हमने कहा कि अभी क्या करें, हमें लग रहा आ जाएगा। तब तक एक लड़का पजामा कुर्ता पहना हुआ इधर आया मेरे पास और कहा, हंगल साहब अगर आपको इतराज़ ना हो तो ये रोल मैं कर दूँ। तो हंगल साहब बोल रहे हैं कि मैंने उसको डांट दिया, बैठो उधर, वो आ जाएगा, रोल करेंगे, बैक स्टेज करते हो ना, बैक स्टेज करो। अब मैंने डांट दिया उसको, वो जाके बैठ गया, अपना अपना काम करने लगा। अभी तो इधर तो तीसरी घंटी जाने वाली है, अभी तो ऑडियंस आ गई, अभी क्या करें। तो मेरे दिमाग में आया कि वो लड़का कह रहा था, कहाँ गया वो, उसको बुलाया, इधर आओ, तुम बोल रहे थे अभी ये रोल कर दोगे, तुम करोगे क्या? कहाँ कर दूंगा। तो डायलॉग याद है? कहाँ याद है, जाओ तैयार हो। कहा कि वो गया मंच पे, ओरिजिनल एक्टर ने वैसा परफॉर्मेंस नहीं किया था जैसा उसने किया। उस एक्टर का नाम था संजीव कुमार। बात समझ रहे हैं आप? तो बैक स्टेज क्या पावर देता है, बैक स्टेज क्या पावर देता है। महेंद्र जोशी आमिर खान के जीजा थे। महेंद्र जोशी थिएटर करते थे, जबरदस्त थिएटर करते थे, अब तो नहीं रहे। वो आमिर को रोल नहीं देते थे, बैक स्टेज करवाते थे। एक नाटक में बांस के बम्बू लगे हुए थे और पूरे नाटक में ऊपर ही लटके रहना था, या ये लेके आओ, वो लेके आओ, वो करो, वो करो, वो करो। तो एक दिन हम लोग बैक स्टेज की बात कर रहे थे आमिर के घर पे बैठ के, बैक स्टेज की बात चल रही थी। तो आमिर भी सुना रहा था, रणवीर सिंह भी था। तो रणवीर सिंह कह रहा, आप लोग हमको क्या देख रहे हैं, हमने नहीं किया है क्या? मैंने कहा, अबे तुमने कब किया? तो कह रहा है कि मकरंद देशपांडे क्या रनर कौन था? मैं ही तो था, चाय लेके आओ, ये लेके आओ, और चाय सर्व करता था और ये करता था। मैंने कहा वेरी गुड। तो कहने का मतलब ये है कि खैर वो तो अपने लेवल पे किया हो, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ आप लोगों को। लेकिन बैक स्टेज जो है वो करने से फ़ायदा ये भी होता है कि आप तो नाटक के काम सब ये करते हैं, जिम्मेदारी निभाने की एक आपको आदत पड़ जाती है, जिम्मेदार होने की आदत पड़ जाती है। जीवन में भी उसका बहुत असर पड़ता है। प्लस नाटक देखते हैं तो आप कई चीज़ें सीखते हैं कि दूसरे एक्टर कर रहे हैं, फिर वो रोल तैयार हो जाता है। जैसा इन्होंने बताया इमरजेंसी में, जैसा मेरे साथ हुआ, इमरजेंसी में कोई भी रोल करने के लिए तैयार हो जाता है और रोल करता है वो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए वो दूसरे के रोल्स को देखिए और उसके डायलॉग सुनिए। जब डायलॉग सुनेंगे ना और सुन के अपना डायलॉग बोलेंगे ना तो आपको करेक्ट रिएक्शन मिलेगा वो। ठीक है, चला जाए क्या? एक सर हितेश श्रवण की डायरेक्ट कोई फिल्म थी शॉर्ट बारात करके, उसमें आपका रोल था, उसमें डायलॉग बड़े कम थे। शॉर्ट फिल्म थी हितेश धवन की डायरेक्शन। बारात देखी आप लोगों ने? बारात देखो आप लोग, बिना डायलॉग की फिल्म है वो। एक सीन में मैंने डायलॉग डाला डायरेक्टर को कह के, वो चूंकि सीन वैसा था पानी पूरी खाने वाला, इमोशन सर ज्यादा है उसमें। वो बगैर डायलॉग का वो फिल्म है। वो फिल्म 2-3 जगह पढ़ाई जा रही है, गाजियाबाद मैनेजमेंट स्कूल कहीं कहीं पढ़ाया जा रहा है वो, कि बगैर डायलॉग की एक्टिंग क्या होती है देखो। वहाँ में दिखाया सर की एक फिल्म और है जो बहुत कम लिमिटेड डायलॉग है, अतिथि तुम कब जाओगे। केवल आंखों से उन्होंने एक्टिंग की है। एक चीज एक्टिंग से रिलेटेड पूछना है, तरह तरह के इमोशंस एक्टर परफॉर्म करता है, चाहे कैमरा हो चाहे स्टेज हो। तो जैसे कोई एक्टर कोई इमोशन में कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, उसके लिए आप सर क्या बताएंगे? एक्टर इमोशन में कंफर्टेबल क्यों नहीं हो रहा है? कोई है मतलब सब चल, अगर उस किरदार के लिए जो आवश्यक है वो तो करना ही पड़ेगा। उसको कैसे मतलब तो करना ही पड़ेगा, उसको बार बार पढ़े, कुछ और तरीका है? अभी सर ने बताया उसको कई बार पढ़िए, उसको समझिए, उसमें क्या क्या भरना है। मैंने कहा ना, बार बार पढ़िएगा तो थॉट क्लियर हो जाएगा, मन में थॉट क्लियर हो जाएगा। जब थॉट क्लियर हो जाएगा बुद्धि उसका विश्लेषण करेगा,
बुद्धि को पूरा इंस्ट्रक्शन चित्त से मिलता है, उसमें सारे रंग भर देगा वो, कैरेक्टर खड़ा हो जाएगा आपके रूप में। तुम अपने आप से मत करो, मैंने जानने की कोशिश की। हाँ, क्या तुम कुछ पूछ रहे हो? जो हम लोग करते हैं थोड़ा लाउड करते हैं और सिनेमा में कंट्रोल भी करना होता है, तो सर उसको कैसे सामंजस्य कैसे बैठाया जाए उसको? जब तुम घर पे खाना खाते हो ना, माँ जो बनाती है वो रंगमंच का है, और जो होटल में थाली मंगवाते हो ना वो सिनेमा।